नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। वायदे के मुताबिक एक बार फिर से हम लाइव हैं और आज खास टॉपिक है, आपने टैगिंग देख ली होगी, कोरोना ने बदल दिया एजुकेशन सिस्टम, और इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। नीरू हसीजा हैं हिसार से, पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं, पेरेंटिंग कोच हैं, NLP कोच हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और नीरू हसीजा कई अवार्ड से नवाजी जा चुकी हैं और अच्छी खासी शोहरत रखती हैं और इनकी जानकारियाँ काफ़ी हैं जो आपके काम आ सकती हैं। नीरू, आपका स्वागत है एक मत पोस्ट पर। सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना के चक्कर में पूरी दुनिया लॉकडाउन है। तकरीबन हम बात कर रहे हैं, कुछ जगहों को छोड़ दें, आप US की बात कुछ जगहों को छोड़ दें तो अदरवाइज़ इटली, स्पेन, जहाँ जहाँ कोरोना का रहा है सिस्टम, वहाँ सभी जगह लॉकडाउन हो गया है और हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है। और लॉकडाउन के चलते खासकर एजुकेशन जो पैटर्न है उसमें काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है और मुश्किलें भी आ रही हैं, कुछ आसानी भी हैं। जो लोग इससे पहले से फेमिलियर थे उनके लिए ये चीज़ें नई नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी स्थिति कभी हो सकती है और डिजिटली भी एजुकेशन लेनी पड़ सकती है, उनके लिए ये नई बात हो सकती है। इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या खूबियां हैं, इस पर तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। नीरू, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन के बाद जो सिस्टम बदला है, पैटर्न, आप क्या महसूस करते हैं कि एजुकेशन पे इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है या क्या फ़र्क देखा जा रहा है? सर्वेश जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोर देन 173 कंट्रीज जी, उन्होंने अपने जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बंद कर दिया है और बिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आज दे आर बाउंड टू स्टे एट होम। जो महामारी के रूप में कोरोना आज हमारे समक्ष खड़ा हुआ है, जी, जी, हमने इसकी कोई पूर्व तैयारी नहीं की। हमने सोचा नहीं कि इतने एडवर्स सर्कमस्टांसेस के रूप में या एज ए चैलेंज इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास आ सकती हैं। वैसे तो डिफरेंट सेक्टर्स, नॉट ओनली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी सेक्टर्स हैं हमारे, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड, वो सभी एट स्टेक हैं। लेकिन क्योंकि एजुकेशन के साथ हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो 2-way कम्युनिकेशन होता है। टीचर इज बेसिकली टीचर इज अ स्कूल। तो इस टाइम पे ये जो सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए आई हुई है, तो ये बड़े सारे चैलेंजेस लेकर आई हुई है जिसको आज हम इस डिस्कशन के अंदर आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, मैं ये देख रहा हूँ कि स्कूलिंग हो चाहे कॉलेज का पैटर्न हो, सभी ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। लॉकडाउन के बाद में कुछ लोगों का मटेरियल पहले से तैयार था, क्योंकि उनके यहाँ पे ऐसे पैटर्न होते थे, वो डिजिटली शिक्षा जो है उनकी जाती थी वेब के थ्रू, उनकी साइट्स के थ्रू, और कुछ लोगों ने अभी ऐप्स भी तैयार कर लिए हैं। तो स्कूलिंग पे ज़्यादा इसका असर देखा जा सकता है, क्योंकि जो बच्चे मैच्योर हो गए थे, कॉलेज जाने लगे थे, यूनिवर्सिटी गोइंग जो स्टूडेंट्स थे, उनके लिए इतनी दिक्कतें कम आ रही हैं। लेकिन जो स्कूलिंग जो बच्चे हैं, जिसका आप ये कह लीजिए कि नर्सरी से जो बच्चा स्टार्ट होगा, उसके लिए क्या शिक्षा में कोई दिक्कत आएगी इस एजुकेशन में? क्योंकि अभी लगता नहीं है मुझे लॉकडाउन के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग थी और कई मुख्यमंत्रियों के साथ में उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हुई है। उसमें से कई लोगों ने, कई CMs ने सुझाव दिए हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे हालात में गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा है कि हो सकता है कि लॉकडाउन बढ़ जाए। तो ऐसे में लगता नहीं है कि मई में कुछ राहत मिल पाएगी, क्योंकि फिर शिक्षा का जो स्तर रहता है वो फिर अगर शुरू से अगर इसको बैकअप ना दिया जाए तो पढ़ाई थोड़ी दिक्कत आ सकती है, सिलेबस के मामले में छूट सकते हैं पीछे। तो ये नर्सरी के जो बच्चे हैं, या आप कहिए कि 10th के जो हैं, बिलो 10th के जो बच्चे हैं, उनके साथ में क्या दिक्कतें आ सकती हैं या फिर हालात के मुताबिक वो तैयार हो जाएंगे इसके लिए? क्या लगता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें इस चीज को समझना होगा, जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आज की डेट में आ रहा है ना, वो हमारा आ रहा है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना बड़ा मुश्किल लग रहा है। हर आदमी अपनी एक कंफर्ट जोन में रहता है और कंफर्ट जोन खास सर्वेश जी एक हमारा लर्निंग जोन स्टार्ट होता है। जी जी। तो कंफर्ट जोन पे हम वेरी इजी होते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी समझ लीजिए, आप और मैं भी इसमें अपवाद नहीं है। मेरा 3 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपको एक कोट बताती हूँ। पहले हम लोग मैनुअल सिस्टम में काम करते थे जी, लेकिन जब प्राइस आया तो वी वर नॉट रेडी फॉर इट। हमने बड़ी स्ट्राइक, बड़े एजिटेशंस किए, लेकिन हमारी हायर मैनेजमेंट ने कहा कि अगर आपने सरवाइव करना है, अगर आपने जिंदा रहना है, बैंकों के अस्तित्व को बना के रखना है, तो आपको कंप्यूटराइज सिस्टम में जाना ही पड़ेगा। और आज आप भी देख रहे हो कि बिना कंप्यूटराइजेशन के हम बैंकों के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इस जो चैलेंजिंग सिचुएशन आज आई हुई है, यहाँ पे
आज मैं बहुत सारे प्रिंसिपल से बात कर रही थी, मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर से भी बात करी जी। तो दोनों एरियाज में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। पहले हम लोग प्रिमिटिव स्टेज पे बात करते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नॉर्मल, जैसे कि आप बता ही रहे थे कि हमने अपने आप को डिजिटल मोड पे लेकर आ गए हैं, जो कि आज समय की मांग है। चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो जूम ऐप हो, या किसी भी माध्यम से हम अपने बच्चों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने सिलेबस को पूरा करवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक हो सके स्कूल वालों ने भी एक टाइम टेबल का इजाद कर लिया है, वो टाइम टेबल टीचर को दे दिया गया है और उस टाइम टेबल के हिसाब से जो टीचर्स हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही बात है। जो स्कूल्स हैं हमारे रिमोट एरियाज में, गांवों में, वहाँ पेरेंट्स हैं, उनका माइंडसेट अभी चेंज नहीं हुआ है। एक तो जो डिजिटल थिंग्स हैं वो वहां तक पहुंची नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बच्चे 9th-10th में हैं और गांवों में हैं, तो वहां पर अगर व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल कॉन्फ्रेंस के हिसाब से उनको कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाई भी जा रही है, तो पेरेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ इट। वो जब बच्चे के हाथ में फिजिकली की किताब आएगी तभी वो पढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माइंडसेट ऐसा है कि जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं 14-15 साल की, या लड़के 15-16 साल के हो जाते हैं, तो लड़कों को तो खेतों की तरफ पेरेंट्स लेके जा रहे हैं और लड़कियों को डोमेस्टिक वर्क्स की तरफ झोंक रहे हैं। स्कूल्स में क्या होता है कि डायरेक्ट हमें पता होता है कि 7 बजे बच्चे ने स्कूल चले जाना है और 4 बजे बस्ता उठा के आ जाना है, तो उसको टाइम रहा है। लेकिन घर के अंदर क्या है कि पेरेंट्स अपने ही कंफर्ट जोन के अंदर हैं, तो कई बच्चों ने मुझे ये फीडबैक दिया कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा। तो टाइम ना देने वाले सबसे बड़ा सवाल नीरू ये भी आता है कि क्या हम डिजिटल के लिए तैयार थे? हमारा जो सेटअप है, हमारा जो नेटवर्क है, क्या वो इसके लिए रेडी है? क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड्स उतनी अच्छी नहीं है अगर हम कंपेयर करें यूरोप को और दूसरे देशों को। लेकिन मुसीबत अब ऐसी आई है कि हर कोई डिजिटली होना पड़ेगा और सारा का सारा जो सबसे पहले डिपेंडेंसी है वो इंटरनेट के ऊपर आ गई है। तो क्या ये सिस्टम जो है हमारा इसके लिए तैयार है? हम बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी हमें बता के नहीं आई है। हम इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। हमें नहीं पता था कि इस तरह की एक प्रॉब्लम आ जाएगी और हर प्लेटफॉर्म पे हमें वो चैलेंज देगी। और एक डिजिटल चीज ऐसी है, आप इसको मानेंगे कि 40-45 साल का जो फादर होता है वो अपने 5 या 6 साल से आज की डेट में भी अगर उसको कुछ ऐप डाउनलोड करनी है या कुछ करना है तो उसकी हेल्प लेता है, क्योंकि बच्चा जो प्रैक्टिकली अपने फादर से ज्यादा साउंड है। बिल्कुल, तो ये चीज डिजिटल थिंग से, गैजेट से खेलना जो है आज हर आदमी के लिए चैलेंज लेकर आया हुआ है। अभी मैं किसी एक कॉन्वेंट स्कूल की टीचर से बात कर रही थी गुड़गांव में, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम हम भी टेक्निकली अपडेटेड नहीं थे, हमें नहीं पता था कि जूम ऐप कैसे चलाना है। तो हमें टेक्निकल पर्सन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पहले हमें अपडेट किया गया। हमें अपडेट करने के बाद फिर हमें ये बताया गया कि आप टीचर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन गांवों के अंदर इसका बिल्कुल रिवर्स है, वहां पे थोड़ा सा ये दिक्कत है और धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग नई चीजों को सीख रहे हैं और सीखते सीखते सीख जाएंगे। और सर्वेश जी, एक बड़ी मजेदार बात पता है क्या है? हम इंडियंस के साथ हमें पहले पानी के अंदर डुबा दिया जाता है, उसके बाद हम तैरना सीखते हैं। तो बिल्कुल नहीं, ये आपकी ये टैक्टिस तो हर कोई अपनाता है। मैंने यूरोप की कई देशों में भी देखा, जो उनके लोग हैं वो बच्चों को इसी तरह करते हैं, वो छोड़ देते हैं पानी में तो बच्चा अपने आप हाथ पैर मारता है और सीख जाता है। वाकई ये प्रैक्टिस आप इसको कह सकते हैं। लेकिन क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी? और सबसे बड़ी बात, स्कूल को भी रेडी नहीं है, बच्चे भी रेडी नहीं थे और स्कूल भी रेडी नहीं थे। इवन देन की कॉलेजेस में भी जो हैं दिक्कतें आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के चलते कॉलेज में ना तो स्टाफ जा पा रहा है, ना कोई और जा पा रहा है कि उसकी तैयारियाँ कर सकें। तो इसका जो आने वाला जो वक्त रहेगा, जो सेशन रहेगा, आप कह लीजिए कि 20-21 का जो सेशन रहेगा, तो इसमें ये क्या मान के चलें कि इसको रिकवर कर पाएंगे जो स्टूडेंट्स होंगे आगे जाके? देखो, फ्यूचर तो अनसीन है कि ये जो कोरोना है ये कितने समय तक रहने वाला है। अगर तो ये नियर फ्यूचर बहुत जल्दी हम इससे पीछा छुड़ा लेते हैं, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बीच में रोक रहा हूँ, बीच में आपको बता दूं कि हम ऑनलाइन है इस वक्त और जो दर्शक हमसे जुड़े हैं वो अपनी बात कह सकते हैं लाइव चैट में जाके। और कुमुद हेलो बोल रही हैं आपको नीरू जी, और सुनील सारण भी कह रहे हैं सर ये गांव ये 20 साल पीछे है जी, शहर से गांव। ये सुनील सारण कह रहे हैं कि गांव जो हैं शहर से 20 साल पीछे हैं। तो ऐसे में इनको दिक्कत, इनको लगता है कि जो गांव की जो पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी। ये सवाल कर रहे हैं हमारे व्यूवर हैं।
क्या लगता है? बिल्कुल सारन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गांवों की पृष्ठभूमि के हिसाब से हमारा जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये तैयार नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो हमारा वाईफाई का कनेक्शन है वो भी इतना नहीं है, कुछ कनेक्शन में दिक्कत है, कुछ एक घरों में फोन है, 10-10 बच्चे हैं, एक करिकुलम जब दे दिया जाता है, एक पाठ्यक्रम दे दिया जाता है, और बच्चा जो है वो इतने सारे बच्चे हैं, किस टाइम पे कौन सा बच्चा पढ़े, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बाप जो है वो खेत में जा रहा है, माँ को पता ही नहीं है कि मैं कैसे अपने बच्चों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन दिलवाऊं। तो देयर आर सो मेनी चैलेंजेस जो कि धीरे धीरे करके हम लोग सीख रहे हैं और सीखते भी चले जाएंगे। आपको क्या लगता है सरकार इसमें कितने क्या एहतियाती कदम उठा सकती है, या सरकार को इस वक्त जो है कम से कम एजुकेशन को लेके संजीदा होना बड़ा ज़रूरी है, तो क्या ज़रूरी चीज़ें की जानी चाहिए सरकार के बिहाफ पे, ताकि जो बच्चे हैं उनको ये ना लगे कि हमारा जो फ्यूचर है वो कहाँ जा रहा है, अनसर्टेनिटी हो रही है हर किसी के दिमाग में ये है। क्योंकि आपने देखा होगा 10th और 12th के एग्ज़ाम भी पूरे नहीं हुए थे, उससे पहले ही हमारा लॉकडाउन हो गया था, वो भी ज़रूरी था, क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं कि जान है तो जान है, वो बड़ा लाजमी था। लेकिन अभी अनसर्टेनिटी है। और इसी के साथ रमेश सर ये भी जुड़ गए हैं, वो हेलो बोल रहे हैं और हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हैं, वो वेरी नाइस सर कह रहे हैं। अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल स्कूल के डायरेक्टर हैं वहाँ के। और मैं जानना चाह रहा था नीरू जी आपसे कि सरकार को क्या बेसिक एहतियाती कदम क्या उठाएं कि जिनसे ये लगे, स्टूडेंट्स को भी लगे कि नहीं फ्यूचर ख़राब नहीं हुआ है, अनसर्टेनिटी नहीं है, चीज़ें आ जाती हैं, ठीक हो जाएंगी। तो शुरुआती जो 2-4 चीज़ें आप बता पाएँ कि ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। देखो सरकार के लिए भी वो चीज उतनी नहीं है जितनी कि पेरेंट्स के लिए और जितनी बच्चों के लिए, क्योंकि सरकार भी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन हमें इस डिजिटल मोड पे आना ही पड़ेगा, तो इसके लिए एक स्पेशल बजट भी बनाए जा सकते हैं। दूसरा ये तो स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल्स ने तो अपने आप को बहुत जल्दी मॉडिफाई कर लिया, अडेप्ट कर लिया है, लेकिन सरकारी स्कूल हैं वहां पे भी टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स भी अब घर हैं, तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने चाहिए, कुछ ऐसे ऑनलाइन उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो अपने आप को अपडेट करें। सर्वेश जी, इतना अपडेटेड या इतनी, कहते हैं ना जब आदमी के सिर पे डंडा पड़ता है तो वो सीखता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अपग्रेड किया है, शायद वो अपने पूरे लाइफ स्पेन के अंदर उतना अपग्रेड नहीं कर सकते थे। आपका आज जब मेरे पास सुबह फोन आया कि आप स्काई ऐप करें, रियल मायने में मैं खुद भी अपने आप को, जबकि मैं ब्रांच मैनेजर रही हुई हूँ 23 साल तक बैंक में, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो है ये गॉड, मतलब एक फीलिंग फैक्टर मेरे लिए भी रहा है। नहीं, हम तो जब से लॉकडाउन हुआ है नीरू, मैं आपको बता दूं, जब से लॉकडाउन हुआ है हमने एक सीरीज चलाई है हमारी, यूएस में हम बात करते रहे हैं, लाइव सेशन हमारे रहे हैं, हमने इंग्लैंड में बातचीत की है, स्पेन में की है, इटली में की है, बहुत सी जगहों पे हम जोड़ते रहे हैं, लाइव हमारा रहा है उसमें। तो ये अच्छा हुआ, चलो आपके लिए पहला अनुभव था, ये भी ठीक बात है कि हर रोज़ आदमी सीखता है। और विवेक लूथरा नमस्कार बोल रहे हैं, हेलो आपको भी। और दूसरी बात जो हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के लेवल पे क्या करना चाहिए, और जो एक सवाल आया था कि गांव में तो काफ़ी गैप है शहर में और गांव में, तो ये अनसर्टेनिटी का जो वातावरण है उसमें आपको क्या लगता है कि इसमें कितना वक्त और लग जाएगा कि जो सीख पाएंगे स्टूडेंट्स? एक्चुअली ये चीज इतनी अनसर्टन है, क्योंकि जैसे हमारा सेकंड फेज से गुजर रहा है, तो थर्ड पे ना ही आए तो अच्छी बात है। तो द वर्ल्ड इज सो मच अनप्रेडिक्टेबल कि अभी कुछ सर्टेनिटी के साथ इसको कह पाना शायद डॉक्टर्स के लिए जो डायरेक्टली पेशेंट से डील कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है सर्वेश जी कि मैं कुछ ऐसी चीजें बता सकती हूँ कि जब भी कोई मुसीबत बनके कोई चैलेंज आती है तो हमें, नहीं, मैं इसी सवाल पे नीरू, मैं इसी सवाल पे जा रहा था, क्योंकि आप पेरेंटिंग कोच भी हैं और पेरेंट्स के लिए भी आप टिप्स ऐसी दे सकती हैं जो आमतौर पे उनके जहन में आती नहीं है, क्योंकि आपका तजुर्बा इसमें रहता है, आपको कई अवार्ड मिल चुके हैं इसी चीज़ को लेके। तो पेरेंट्स इस वक्त में क्या करें, वो खुद से क्या तैयारी करें, उन स्टूडेंट्स की क्या तैयारी करवाएं, या उनको मोटिवेट कैसे करें? आप मोटिवेशनल स्पीकर भी रही हैं, तो पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स आप दीजिए ताकि वो जो है उनको लगे कि नहीं अभी ऐसा कुछ खोया नहीं है, स्थिति में नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश जी, सबसे पहले तो पेरेंट्स को मैं हेलो बोलती हूँ, और दूसरी बात ये कहती हूँ कि थोड़ी ठंड रखिए। ये कोई जंग नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है, कोई युद्ध नहीं है जिसमें हमने जीत प्राप्त करनी है। हमारे बच्चे हैं, हमारे पास ही हैं, सिर्फ एक पढ़ाई का इशू है। बिल्कुल, बच्चे जड़ों के साथ हमारे जुड़े हुए हैं। और ब्लेसिंग्स देखिए, एक फिनलैंड सिस्टम, फिनलैंड जो कंट्री है उसका एक एजुकेशन सिस्टम है, वहां पे 7 साल से पहले बच्चों को स्कूल में ही नहीं डाला जाता। हमारे यहाँ पे 2 साल के बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है। तो अभी कुछ मदर्स में से बात कर रही थी, कहते जी हमारे बच्चे ने दोबारा खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पहले 5:30 बजे उठाते थे, सिर्फ दूध ही पी के जाते थे। अब एक फ्लेक्सिबिलिटी है,
हम अपने बच्चों के साथ अच्छी सी बॉन्डिंग बना सकते हैं, उनको अच्छे संस्कार की रूट्स दे सकते हैं, उनको मोटिवेशनल वीडियोस दिखा के उनको मोटिवेट कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ सभी पेरेंट्स जो इस मंच के माध्यम से सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को देखें। जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। यू हैव अ वेरी क्वालिटी टाइम टू स्पेंड विद योर चिल्ड्रन। अपने बॉन्ड को बढ़ाइए, और अगर आज आप उनके साथ बॉन्ड अच्छा बना लेते हैं तो आपका बच्चा बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हाईजैक होने से बच जाएगा, और ये आपके लिए एक एसेट का काम करेगा। अपने बच्चे के टाइम टेबल को 4 भागों में बांटें। जी। सुबह का टाइम होना चाहिए जो उसकी हेल्थ से रिलेटेड हो, उसका पढ़ाई वाला टाइम होना चाहिए जो ऑनलाइन कोर्सेज आप करवा रहे हैं, कुछ लेजर टाइम होना चाहिए जैसे आप इंडोर गेम्स खेल सकते हैं बच्चे के साथ, या कुछ अच्छी यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्टोरीज आती हैं या पिक्चर्स आती हैं उनको देख सकते हैं। और शाम को जो टाइम है वो क्वालिटी टाइम है, जबकि पेरेंट्स दोनों बैठे, बच्चे के अंदर डालें, दादियाँ नानियाँ ये सब डालें। आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है, आप इसको समझिए कि ये भगवान की तरफ से आपको एक वरदान मिला हुआ है। ये टाइम आगे शायद आपको ना मिले, तो आप जो भी संस्कार की रूट्स अपने बच्चे में डालना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। आप फ्लेक्सिबल हैं, बच्चे को आप आराम से उठा रहे हैं, आराम से उसको खाना खिला रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप बिल्कुल पैनिक मत कीजिए। नहीं, ऑब्वियसली जब ये एक वक्त ने उस तरह करवट ली है तो उसका आप यूटिलाइज करें, और संस्कार जैसे नीरू बता रही है कि संस्कार आप डालें तो ये वक्त है, तो आप उनकी रूट्स को मजबूत कर सकती हैं। और जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो पेरेंट्स, शुरू में क्या था कि जिस वक्त लॉकडाउन हुआ तो लोगों को ये हुआ कि ठीक है एक फॉर द टाइम बिंग 20 दिन के लिए है तो वो निकाल लेंगे, फिर ये इसका सेकंड स्टेज आया, लॉकडाउन 2.0 आ गया, तो अभी लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन 3.0 भी आ सकता है 3 तारीख के बाद में। तो कब तक प्रिपेयर रहे आदमी? वैसे तो 21 दिन के बाद आदत पड़ जाती है, 42 दिन में तो आदत और पक्की हो जाती है, और 63 दिन में तो आदत बहुत बड़ी हो जाती है। तो शायद हमने कुछ हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट कर लिया है, और कुछ अगर थर्ड लॉकडाउन आता है तो हम कुछ और हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेंगे। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर ये लॉकडाउन पीरियड आगे बढ़ता है तो एज पेरेंट्स आप बच्चे को कोऑपरेट कीजिए, उसके साथ उसको पढ़ाइए थोड़ा सा। जब आप उसको पढ़ाएंगे तो आप खुद भी अपग्रेड होंगे, क्योंकि कई बार आप अपना सारा कुछ टीचर्स के भरोसे छोड़ देते हैं। आज आपके पास मौका है कि बच्चे के साथ साथ आप खुद भी अपग्रेड होइए, और जो आप पढ़ाएंगी शायद वो कोई और नहीं पढ़ा सकता। अच्छा, दिक्कत जो है नीरू एक ये भी आ रही है, स्कूल्स के लिए भी आ रही है, सिर्फ पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की बात नहीं, स्कूल जो रन करते हैं, जो स्कूल चलाते हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उनके लिए भी दिक्कत है। और वो दिक्कत ये है कि वो बच्चों को एडमिशन्स कैसे करें। पहले कुछ सिस्टम और होता था, बच्चे आए जो उनको मालूम भी रहता था भी क्या सिस्टम है, अभी किसी को है ही नहीं कि वो करेंगे क्या। तो स्कूल्स के लिए भी एक समस्या खड़ी हो गई है कि एडमिशन्स कब से करें, कैसे रन करेंगे, तो उनके लिए क्या सजेशन रहता है आपका? एक्चुअली ये तो कुछ गाइडलाइंस आएंगी ऊपर से, उसके हिसाब से ही स्कूल वाले कर सकते हैं। इस बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानती हूँ कि स्कूल वाले कैसे करेंगे, एडमिशन प्रोसेस इनका क्या रहेगा, लेकिन इतना मुझे पक्का यकीन है कि जो स्कूल अथॉरिटीज हैं आज की डेट को इस चीज की परवाह किए बिना कि उनकी स्कूल की फीस आ रही है या नहीं आ रही है, वो टीचर के साथ कंटिन्यूअसली टच में है। उन्होंने टीचर्स को टाइम टेबल्स प्रोवाइड करवाए हैं, टीचर्स को मटेरियल्स प्रोवाइड करवाया है, और टीचर्स जो हैं उन चीजों के साथ कंप्लाई भी कर रहे हैं। और सर्वेक्षण मंच के माध्यम से एक चीज मैं और भी कहना चाहती हूँ, हम लोग पुलिस वालों को सैल्यूट कर रहे हैं, हम लोग बाकी हेल्थ वर्कर्स को सैल्यूट कर रहे हैं, बैंकर्स को भी कर रहे हैं, लेकिन आज जो टीचर्स काम कर रहे हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी, मैं एनालाइज भी नहीं कर सकती थी कि टीचर्स जो पहले 7 घंटे या 6 घंटे में अपनी ड्यूटीज पूरी करके आ रहे थे, दे आर डूइंग अ लॉट। बिल्कुल आपने नया एस्पेक्ट दिया है। तो टीचर्स को कभी भूलना नहीं चाहिए, भविष्य जो है बिल्डअप वही करते हैं बच्चों का, और आज भी इस कठिन परिस्थिति में टीचर्स की जो भूमिका है उसको नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हैं, किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं। तो उनका तो वेलकम और उनका स्वागत होना ही चाहिए था। बिल्कुल। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि क्लासरूम जो है आज हर बच्चे को अपने घर में बनानी पड़ रही है एक तरह से। जब मान लीजिए कि जहाँ से वो डिजिटल जुड़ेगा तो हर घर में एक क्लासरूम होगी। पहले बच्चा स्कूल जाता था तो वो क्लास में बैठता था, टीचर जो है वो अकेला होगा जहाँ से वो पढ़ा रहा होगा, और बच्चे जो हैं वो अपने घर में ही क्लास समझेंगे उसको। तो घर घर में एक क्लासरूम, शायद ये एक नया पैटर्न सा मैं देख रहा हूँ कि ये ऐसा बनता जा रहा है। और ये क्लासरूम जब बनेगा तो टीचर्स क्या मतलब वो कर पाएंगे उसको, इतने बच्चों को एक साथ में? जी, टीचर जो है वो
एक बहुत इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये टीचर्स की इम्पोर्टेंस को किसी भी लेवल पे कम नहीं कर सकता, क्योंकि जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं टीचर को आइडियलाइज करता है, उसको उसके अंदर वो रोल मॉडल देखता है, उसकी बात का बहुत ज्यादा उसको इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो बच्चे जैसे अपने माँ बाप के साथ डोर जुड़ी होती है, टीचर के साथ भी डोर जुड़ी हो सकती है। ये वक्त की डिमांड है कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। जैसे हम अपनी किचन को अपग्रेड करते हैं, हम अपने ड्राइंग रूम को अपग्रेड करते हैं, तो हमें अपने घर के अंदर एक क्लासरूम को भी अपग्रेड करना है। नो प्रॉब्लम है। पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे ये भी लगता है कि ऐसे वक्त में शायद बच्चे वक्त से पहले समझदार भी हो सकते हैं, क्योंकि उन पर एक जिम्मेदारी ये पड़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, चैलेंजेस हैं सर्वेश जी। चैलेंज हमेशा हमें सिखाता है, चैलेंज हमें इमोशनली ग्रो करवाता है, चैलेंज हमें प्रेयर्स के नजदीक लेकर जाता है, चैलेंज हमें लॉजिकल थिंकिंग सिखाता है, चैलेंज हमारे अंदर सिंपैथी डालता है, हमारे बच्चे और इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर करके रखते थे ना, आज इस चैलेंज के सामने बच्चों को हर चीज की अपडेशन है। बच्चों को पता है कि देश के ऊपर क्या विपत्ति आई है, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब है, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो चिल्ड्रन हैव बिकम वेरी मैच्योर, और वो इस जो दौर से गुजरे हैं डेफिनेटली इनकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़े कैटलिस्ट का काम करने वाला है। कैटलिस्ट का काम आया, चेंज आया। सुनील सारन ये पूछ रहे हैं कि क्या स्कूल्स को फीस लेनी चाहिए। तो मेरा इसमें ये मानना है कि फीस तो वाकई लेनी चाहिए। अगर वो फीस नहीं लेंगे, फंड्स नहीं होंगे, एजुकेशन कैसे देंगे? हालांकि सरकार ने कहा है। जी, कौन बोल रहे हैं ये भाई साहब? ये सुनील सहारन हैं, ये कह रहे हैं कि क्या स्कूल्स को फीस लेनी चाहिए। एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी थोड़ी सी हुई है सरकार की तरफ से। जी, मैं एक्चुअली ये चेन जुड़ी हुई है। अगर स्कूल्स फीस नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो इन्फ्लुएंस है वो टीचर्स की सैलरी के ऊपर भी पड़ने वाला है, और फिर उसके बाद के ऊपर भी पड़ने वाला है। तो इट इज अ चेन। तो ये एक डिसीजन है कि उसमें क्या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक राय के साथ इसको एक प्लेटफॉर्म पे, कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन किया जा सकता है। और कुछ स्कूल्स मैंने ऐसा मीडिया में सुना भी था कि कुछ स्कूल्स ने फीस जो है वो माफ कर दी है। तो डिफरेंट स्कूल्स का अपना पर्सपेक्टिव होता है, बिकॉज स्कूल्स आर आल्सो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, और वो क्या इसमें डिसीजंस लेती हैं ये इंडिविजुअल लेवल पे ही डिसाइड किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली। दूसरा एक ये एस्पेक्ट भी आया है कि लॉकडाउन के चलते जो बच्चों के स्पोर्ट्स थे उस पर भी एक असर पड़ा है। हम एजुकेशन की भी बात कर रहे थे, तो उसके साथ लगता सवाल ये भी उठता है कि जो बच्चे, मैदान बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी ग्रोइंग चाइल्ड के लिए, तो वो एक कमी जो है देखी जा रही है। तो शिक्षा जो एजुकेशन है वो तो डिजिटली आपने चलिए कवर कर दिया, किसी ने पढ़ाया, आपको फाइल दे दी, यूट्यूब हैं और दूसरे साधन हैं, ऐप के जरिए आपने देख लिया। लेकिन जो गेम्स थे, जो शरीर के लिए बड़ा ज़रूरी था, उसमें एक दिक्कतें महसूस की जा रही हैं। तो कोई अल्टरनेट नज़र आता है आपको? हाँ बिल्कुल की जा रही है। डेफिनेटली हर चीज का अपनी एक इम्पोर्टेंस है। नेचर की कंपनी में जब हम लोग जाते हैं, नेचर हमारी जो नेगेटिविटी है उसको स्क्वीज आउट करता है। और बच्चे जो हैं वो गेम से जुड़े हुए हैं, उनको गेम्स के बिना तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कोई बच्चा है। लेकिन फिर भी ये जो मुश्किल हो रहा है ना, ये हमें गुजारना है। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि बेटा देखो, जैसे होती है जो बटर बनने की जो जर्नी होती है वो बड़ी पेनफुल होती है। लेकिन बटरफ्लाई को पता होता है कि मैं अगर बटरफ्लाई बनना चाहता हूँ तो मुझे इस मुश्किल दौर से गुजरना ही पड़ेगा। और एवरीवन हैज टू पास थ्रू द चैलेंज। तो बच्चों को आप साइकोलॉजिकली अगर थोड़ा सा समझाएंगे तो बच्चे समझेंगे। और अब तो गर्मियां भी आ रही हैं, आप बच्चों को इंडोर गेम्स की तरफ भी मोटिवेट कर सकते हैं, उनको ऊपर छत पे ले जा सकते हैं, वहां पे प्राणायाम सिखा सकते हैं, हेल्दी एक्सरसाइजेस सिखा सकते हैं। जो घर पे हो सकता है, छत पे हो सकता है, मेरे ख्याल से उसके लिए तो कोई मना नहीं है। और एक बहुत अच्छी चीज आपको पता चली, एक स्कूल ने क्या किया है, उन्होंने अपने छोटे फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखा है, जहां माँ बाप अपने बच्चों को तैयार करते हैं, फिर उनकी वीडियोस बनाते हैं, फिर स्कूल अथॉरिटीज को भेजते हैं, और फिर वहां पे वो डिक्लेयर भी करते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद वो फर्स्ट थर्ड जो है वो फिर व्हाट्सएप पे डाला जाता है। तो इस तरह की पहल बहुत अच्छी है बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए। जो लोग अभी हमसे लाइव अभी जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि इस वक्त आप अपनी बात लाइव चैट के जरिए रख सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं नीरू वसीजा हैं, वो पेरेंटल एक्सपर्ट हैं, पेरेंटल कोच हैं, NLP कोच हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और कई इवेंट्स में उनको अच्छे पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, राज्य स्तरीय पुरस्कार उनको मिल चुके हैं इसी चीज़ को लेके। जरूर मैं आपसे जानना चाहूँगा और अचीवमेंट्स क्या हैं, ताकि व्यूवर्स को पता लगे आपने अभी तक जो किए हैं, आपको कहाँ किस चीज़ से नवाजा गया है। आई एम नॉट अ स्पेशल पर्सन सर्वेश जी। दुनिया में हर आदमी स्पेशल होता है, लेकिन वो
शायद प्रिविलेज लोग होते हैं कि भगवान उनको अवार्ड से नवाज देता है, वी ऑल आर इक्वल। लेकिन चलो आपने पूछा है तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये 30 साल बैंकिंग करियर में एज अ सीनियर मैनेजर काम किया है, लेकिन मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया टू पे बैक टू द सोसाइटी। तो मैं स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में यूथ को इंस्पायर करने के लिए डिफरेंट सेमिनार्स लेती हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है नीरू हसीजा के नाम पे। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे दर्शक है वो नोट कर लें, इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं साथ में इनके लिए भी बोल देता हूँ कि उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको मोटिवेशनल वीडियोस जो हैं नीरू देती रहेंगी। और दूसरी बात ये थी कि जी 2019 में मुझे इंडियन लेजेंड अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर इन इंडिया एज एन NLP कोच। मुझे अवार्ड दिया गया और हरियाणा में वन ऑफ द 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन में मुझे चूज किया गया, वुमेन अचीवर अवार्ड मिला। तो ये तो एक चेन है कि जब आप सही इंटेंशन से, सही नीयत से समाज के लिए काम करने के लिए निकलते हैं तो भगवान ऐसे अवार्ड जो है वो अपने आप झोली में डालता ही जाता है। तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। बिल्कुल आपने सही कहा, ये आपका बड़प्पन है, इतने अवार्डी होने के बावजूद आप इतना सॉफ्ट स्पोकन हैं और जानकारी आप दे रहे हैं। दूसरा नीरू, मैं जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन मान लीजिए खुल भी जाता है तो ये जो पैटर्न अभी नया ईजाद हो गया डिजिटल का, क्या इस पे बने रहना चाहिए या फिर लौट के वापस उसी बुक पैटर्न पे आ जाना चाहिए? हाँ, मैं ये तो बताऊंगी ही, लेकिन उसके बाद मैं एक चीज और टिप्स भी देना चाहूंगी आज के व्यूअर्स की, इस चैलेंज कैसे फेस कर सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स हैं एज एन NLP कोच मैं देना चाहूंगी, उनके काम आएंगी। पहली चीज तो ये कि अगर सब कुछ ठीक हो भी जाता है तो हम ये मानेंगे कि जो ये वाला पीरियड था ये हमें ब्लेसिंग्स देके गया, क्योंकि इसने हमें डिजिटली अपग्रेड किया। भले ही हम लोग वापस किताबों पे आएंगे, भले ही हम लोग वही इंटरेक्शंस में आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग हो सकता है कि आने वाले टाइम में कम हो जाए, वैसे ही क्लासरूम्स लें, लेकिन जो ये हमें सिखा के जा रहा है इसकी इंपॉर्टेंस से डिनाई नहीं किया जा सकता। ये हमें टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेड कर रहा है, ये हमें चैलेंजेस को फेस करना सिखा के जा रहा है और हमें आने वाले वक्त के लिए तैयारी करनी है, ये भी सिखा के जा रहा है। और अगर आप दें तो मैं अपने व्यूअर्स को एज एन NLP कोच कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। जरूर 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 बताइए। सबसे बड़ी बात ये है कि आज नॉट ओनली इन एजुकेशन फील्ड, इन एवरीवेयर हम लोग अलग अलग चैलेंजेस से फेस कर रहे हैं। तो 5 चीजों को आप हमेशा याद कीजिए, ये चीज आपके बहुत काम आएंगी। इसको मैं एजुकेशन के साथ जोड़ रही हूँ क्योंकि हमारा जो आज का एरिया है वो एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर ही है। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि आज अगर ये प्रॉब्लम आ ही गई है, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फेस दिस चैलेंज। तो पहला थंब रूल तो ये है कि जो ये प्रॉब्लम आई है मैं इसकी जिम्मेवारी लेती हूँ कि इस प्रॉब्लम को मुझे फेस करना है, क्योंकि हर आदमी अपने अपने प्लेटफॉर्म पे उसके लिए नई चीज है। तो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर मैं इसकी जिम्मेवारी लेती हूँ कि मैं क्या बेस्ट टू बेस्ट इस चैलेंज से निकलने के लिए मैं कर सकती हूँ। पहला थंब रूल तो आपने देखना है। अगर आप पेरेंट हैं तो आप देखिए कि अच्छा चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम में आई गई है तो मैं क्या अच्छे से अच्छा, मतलब मैं आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने बच्चों का मोरल अप रखूंगी, मैं इनको डिप्रेसिव मोड में नहीं जाने दूंगी। आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट यू ओन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चैलेंज से मैं खुद लड़ूंगी और कोई और दूसरा आके मुझे इस चैलेंज से लड़ना नहीं सिखाने वाला है। और दूसरी बात ये है कि इस चैलेंज के दौर से जो हम गुजर रहे हैं, एक लिस्ट बनाइए कि मुझे क्या करना है। अगर मैं एक मदर हूँ तो मुझे बच्चों को अपना टाइम टेबल बनाना है, क्या खिलाना है, क्या पढ़ाना है, कितना टाइम वो डिजिटल पे रहेगा, कितना टाइम वो रिक्रिएशन में रहेगा, कितना फैमिली टाइम में रहेगा, क्या सोने का टाइम होएगा, क्या उठने का टाइम होएगा। और अगर एज ए टीचर है तो मैथमेटिक्स मुझे कैसे पढ़ाना है, फिजिक्स कैसे पढ़ाना है, क्या क्या मैं टिप्स बना सकती हूँ, क्या क्या मैं स्किल्स बता सकती हूँ, ये सब अपने अपने आप में कीजिए। तो पहला रूल तो ये हो गया, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड सेकेंड, दूसरी बात ये है कि मुझे इस चैलेंजिंग टाइम में क्या क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ इट, कि मुझे अपने बच्चों को इमोशनली अप भी करना है, इंटेलेक्चुअली अप भी करना है, स्पिरिचुअली अप भी करना है, व्हाट टू डू। और तीसरी चीज है कि मुझे क्या नहीं करनी। जैसे मुझे बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो डॉक्टर मुझे 10 तरह के परहेज बताते हैं कि मैडम ये मत करो, ये मत खाओ। तो इस चैलेंजिंग टाइम में मुझे क्या नहीं करना। सारा दिन मुझे भी मीडिया बैठ के बच्चों के साथ कोरोना की न्यूज नहीं सुननी। मुझे क्या, बिल्कुल आपने सही कहा। दिक्कत तो ये भी आ रही है कि इस वक्त टेलीविजन पे
कोरोना ही चल रहा है और उनके पास में कंटेंट ही नहीं है और कोरोना ही कोरोना चल रहा है, जिसका एक बैड इम्पैक्ट आपके दिमाग पे हो सकता है, तो इससे बचें। आप सही कह रहे हैं जी। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, चौथी बात जो मैं बता रही हूँ, ये सारे जो सुनने वाले ध्यान से सुने कि आप अपने आप को उस प्रॉब्लम से छोटा मत आके, आप ये मत देखिए कि प्रॉब्लम तो मेरी इतनी बड़ी है और मैं बिल्कुल छोटा सा हूँ। आप ये समझिए कि मैं इस प्रॉब्लम से बहुत बड़ा हूँ। अरे ये प्रॉब्लम ये तो चुटकियों से ही निकल जाने वाली है। और ये हमारी लाइफ बताती है सर्वेश जी, हमने अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस किया। हमारा तो जन्म भी चुनौतियों से ही हुआ है। जब माँ के पेट से बाहर आए थे, इट वाज सिंपल, हमें स्ट्रगल करना पड़ा था उसके लिए। तो चौथा रूल ये है कि आपको अपनी मनोस्थिति ऊपर रखनी है, अपने मनोबल को बना के रखना है। और पांचवी जो चीज है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई चैलेंजिंग टाइम आता है तो हमें उस दौर से गुजरना पड़ता है। वी हैव टू क्रॉस दैट चैलेंजिंग टाइम ताकि हम निखर के आए। तो ये 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं चाहती हूँ कि आज जो देखने वाले हैं वो सारे लें। यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या करना चाहिए, तीसरा क्या नहीं करना चाहिए, चौथा ये कि आप अपनी मनोस्थिति को ऊपर रखें। परिस्थितियां कितनी हैं, अगर मेरी मनोस्थिति ठीक है तो मैं उसको पारी कर जाऊंगी। और पांचवा रूल ये है कि दिस टू विल पास एंड आई हैव टू पास दिस प्रोसेस। मुझे इस दौर से गुजरना है। ये मुश्किलें मुझे निखारने के लिए आई हुई हैं, एक ब्लेसिंग के रूप में आई हुई है और डेफिनेटली ये मुझे बहुत कुछ लर्निंग देके जाने वाली है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो उनसे सीखना चाहिए, बजाय इससे कि परेशान हो गए आप बैठ जाएं दूसरों को कोसें। आप उससे सीख सकते हैं और नई चीज़ें, इनोवेशंस कभी हमेशा ऐसे ही आती हैं और आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये कहा भी गया है। और इसी वक्त भी आविष्कार इसलिए हो रहे हैं, ये डिजिटल में जो आप कन्वर्ट हो रहे हैं तो ग्लोबली आपको लग भी रहा है कि कोई फ़र्क नहीं है और एजुकेशन का एक नया पैटर्न यहाँ पे आया भी है। और नीरू, आपने बड़ा कीमती आपका वक्त दिया और समय दिया और दर्शकों को जो है इतनी अच्छी बातें बताई हैं आपने, तरीके बताए हैं और जो टिप्स दे दी हैं उनके लिए हमेशा ये काम आएंगी। इसको वो बशर्ते कि उनको वो अपने जीवन में लेके आएँ, उनसे सीखें, इनको सीरियसली लें और कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात ये कि लॉकडाउन की पालना करें, घर से ना निकलें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और आज के दिन प्रिवेंशन ही इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं है। इसलिए सरकार की हिदायतों की पालना करें, घर पे रहें और जो नीरू ने अभी आपको चीज़ें बताई हैं उनको अपने जीवन में लेके आएँ, तो एजुकेशन में कम से कम कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर आपसे किसी दिन फिर जुड़ेंगे, आपसे जानकारी हासिल करेंगे और तब तक के लिए आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।